नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आज प्रेमचंद जयंती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर शशांक शुक्ल जी मौजूद हैं, जो कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं यहाँ, और हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक कथाकार हैं। आज की बातचीत हम लोग प्रेमचंद को लेकर के करेंगे। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रेमचंद के साहित्य पर, जो कि आप अभी सुन रहे होंगे, एक श्रृंखला भी चल रही है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी की ओर से। तो आज एक बातचीत के शिल्प में प्रेमचंद के कथा साहित्य को लेकर के, प्रेमचंद के लेखकीय व्यक्तित्व और उनके अवदानों को लेकर के एक बातचीत हम लोग करेंगे। मैं हिंदी विभाग की ओर से, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी की ओर से डॉक्टर शशांक शुक्ल का इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद मंगलम जी। सर, दरअसल जैसा कि एक श्रृंखला चल रही है हमारे इस सामुदायिक रेडियो में जी। और आपने अब तक प्रेमचंद के विरासत को लेकर के बातचीत की है, उनके नायकत्व को, उनके कथा साहित्य में जो विभिन्न तरह के नायक आए हैं उन पर आपने बातचीत की है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रेमचंद को एक रचनाकार के तौर पे जी कैसे देखते हैं? किन आयामों के साथ, कथा के ऐसे कौन से नए मानदंड और चीज़ें हैं साहित्य में जो कि प्रेमचंद को एलोकेट करता है, एक स्थान देता है, एक रचनाकार के तौर पे, एक कथा नायक के तौर पे? मंगलम जी, प्रेमचंद के बारे में तो बहुत सी बातें कई धरातलों पर कही जा चुकी हैं, लेकिन बड़े कथाकार के संदर्भ में हर बार वही बात नए सिरे से, नए ढंग से कही जा सकती है, क्योंकि उसके रचनात्मक व्यक्तित्व के इतने कोण होते हैं या उतने गहराई होती है उनकी रचना कौशल की। प्रेमचंद का जो साहित्य था, मैंने अपनी बातचीत में पहले भी कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में एक होता है कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार, जो कहानियाँ लिखता है, किसी पात्रों पे लिखता है, कथा रस के साथ कोई कहानी लिखता है। लेकिन प्रेमचंद इस कथा गोई के अलावा या किस्सा गोई के अलावा प्रेमचंद कुछ और काम कर रहे थे अपने समय में। वो न केवल शिल्प के धरातल से कहानी विधा को या उपन्यास विधा को स्थापित कर रहे थे, महत्वपूर्ण उसे एक रूप दे रहे थे हिंदी उपन्यास को या हिंदी कहानी को, बल्कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम वो ये कर रहे थे कि जो हमारे समाज के उपेक्षित लोग थे, हाशिए का समाज था, या राष्ट्रीय आंदोलन में जो हाशिए के समाज की अपनी भूमिका हो सकती है, उसको लेकर प्रेमचंद बराबर सोच रहे थे और उसके बनस्पत अपने नायक गढ़ रहे थे, अपने पात्र गढ़ रहे थे। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में सामान्य लोगों की भूमिका प्रायः ओझल रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी दिखेंगे, नेहरू दिखेंगे, पटेल दिखेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह दिखेंगे, लेकिन उसी राष्ट्रीय आंदोलन में होरी का क्या संबंध हो सकता है, धनिया का क्या हो सकता है, गोबर का क्या हो सकता है, या घीसू माधव कहाँ है? तो घीसू माधव, होरी, धनिया वगैरह जो पात्र हैं प्रेमचंद के, वो एक सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोग जो उस राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं पीछे से इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं बड़े निचले पायदान पे खड़े थे या दबे हुए थे। तो प्रेमचंद वहाँ पर अपनी दृष्टि लगाते हैं या वहाँ दृष्टि पैदा करते हैं और ये करते हैं कि बड़े नायकों के समानांतर घीसू को, होरी को, माधव को, गोबर को, धनिया को, सिलिया को, इनको, गंगी को, इनको एक नायक के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये इन नायकों को स्थापित करने का तात्पर्य यही था कि पूरे उस भारतीय परंपरा में या राष्ट्रीयता की या राष्ट्रीय आंदोलन में केवल वो बड़े महावृत्तांत नहीं हैं, ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लोग भी हैं और वो किसी बड़े नायक से कम नहीं है। तो एक काम तो प्रेमचंद जो कर रहे थे साहित्यिक रूप में कि वो कहानी विधा को, उपन्यास विधा को स्थापित कर रहे थे, उसे शिल्प दे रहे थे।
जो दूसरा मेरी धरातल पे ये बड़ा काम जो मैंने अभी बताया कि वो छोटे लोगों को, छोटे पात्रों के माध्यम से हाशिए के समाज को एक वाणी दे रहे थे, विराम दे रहे थे, उनको मुखर रूप दे रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेमचंद को अलग बनाती हैं। प्रेमचंद के यहाँ जो मूल कथ्य है वो है भाव। जैसे राजेश जोशी कहते हैं मुक्तिबोध के संदर्भ में कि मुक्तिबोध की कविताओं का केंद्रीय अगर कोई पात्र है तो विचार है। वही बात मैं अगर प्रेमचंद के संदर्भ में कहूँ कि प्रेमचंद का अगर कोई केंद्रीय पात्र है तो वो भाव है। वो भाव पैदा करते हैं और केवल कोरा भाव नहीं है, उस भाव के साथ ही उस भाव को क्रियात्मक रूप में स्थापित करने की बात भी प्रेमचंद करते हैं। तो उनकी कहानियों के ढेर सारे पात्र इसी भाव से संचालित हैं। वो केवल विचार पैदा करना प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, बल्कि वो अनुभूति के प्रकाश या अनुभूति की प्रामाणिकता को बहुत ज़्यादा पात्रों के हिसाब से मानते थे। तो प्रेमचंद के बहुत से ढेर सारे आयाम हैं उनकी बातचीत, उनके साहित्य में, जो उनको एक अलग दर्जा देते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम बार बार कहते हैं कि हम प्रेमचंद की विरासत से जोड़ते हैं, यही बात हम प्रसाद से के लिए नहीं कहते, निराला के लिए नहीं कहते। निराला के लिए तो फिर भी प्रगतिशील लोग कहते रहे हैं रामविलास जी के काम के बाद, लेकिन बहुत से कथाकार जो बड़े महत्वपूर्ण कथाकार हैं, लेकिन हम प्रेमचंद को की विरासत से अपने को जोड़ते हैं और बड़ा फक्र या गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रसाद छोटे रचनाकार हैं, प्रसाद का कई रचनाकार रूप कुछ जगह पे प्रेमचंद से भी बड़ा दिखता है, लेकिन फिर भी हम अपने को प्रेमचंद से जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न जरूर मेरे मन में उठता रहा है कि प्रेमचंद की विरासत कि वो आयाम कौन से हैं। जब हम अपने को बराबर क्लासिक रचनाकार की बात करें तो प्रेमचंद भी क्लासिक रचनाकार हैं, प्रसाद भी क्लासिक फिर भी हम प्रेमचंद से जोड़ते हैं, क्योंकि क्लासिक का काम केवल मिथक या पुराण या पुरानी चीज़ें नहीं होती, बल्कि क्लासिक परंपरा वो होती है जिसमें सातत्य होता है, उसको आगे बढ़ने रहने की संभावना होती है। तो प्रेमचंद के साहित्य में समाज को आगे बढ़ाने वाले इतने तत्व हैं कि बराबर हर समाज के लोग, हर साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी अपने को प्रेमचंद से अपने को निकट, जो भी प्रगतिशील है वो अपने को प्रेमचंद के करीब पाता है। जैसे कबीर के करीब पाता है, वैसे प्रेमचंद के करीब पाता है। इसका क्या एक कारण यह नहीं हो सकता कि जब भारत में प्रगतिशील लेखक संगठन की स्थापना हो रही थी और उसके आरंभिक सदस्यों में, आरंभिक स्थापनाकर्ता लोगों में प्रेमचंद थे, और प्रगतिशील लेखक संघ के जो लेखकों की एक परंपरा विकसित हुई, उसमें प्रेमचंद संघ के सदस्य के रूप में भी और एक लेखक के तौर पे भी मौजूद रहे। इस वजह से प्रेमचंद को एक ज़्यादा सम्मान मिला, क्योंकि देखिए प्रेमचंद के समय ही और प्रेमचंद की कहानियों में या उपन्यासों में जिस तरह की चिंताएं मौजूद हैं, कमोबेश थोड़ा कम या अधिक ठीक उन्हीं के समकालीन जो कथाकार हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हों या और भी जो उनके समकालीन कथाकार हैं, मात्रा में भी प्रेमचंद से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने ज्यादा लिखा जी। और उनके भी साहित्य में एक खास किस्म की जो राष्ट्रीयता की भावना है। आज जब प्रेमचंद पर बातचीत हो रही है 31 जुलाई को, और लगभग संपूर्ण हिंदी प्रदेश में प्रेमचंद पर आज बातचीत हो रही है, तो आप विषयों पर गौर करें। अगर प्रेमचंद की भारतीयता, प्रेमचंद की राष्ट्रीयता, प्रेमचंद के साहित्य में स्वामी विवेकानंद के विचारों का योग, और भी तमाम ऐसे विषय बनाए जा रहे हैं जिन विषयों पे अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है। तो एक सवाल ये कि प्रगतिशील लेखक संगठन के सदस्य प्रेमचंद, प्रगतिशील साहित्य के रूपाकार प्रेमचंद, और आज जब एक खास किस्म के विचारधारा के साथ या एक खास किस्म के ऐसी राजनैतिक सरणियों में प्रेमचंद को बांटने या देखने की कोशिश। और दूसरा सवाल इसी के साथ मैं और जोड़ दे रहा हूं कि जब प्रेमचंद के साहित्य में जब आप नायकों की बात कर रहे थे, तो आज का जो दलित विमर्श है वह कमोबेश प्रेमचंद को अपने से अलग भी कर रहा है। वो स्वानुभूत सत्य के नाम पर या दलित रूपकों को जिस तरीके से प्रेमचंद ने अपने कथा में नायक बनाया है, उसके नाम पर एक अलग तरीके से प्रेमचंद को कई बार किनारे करने की और कई बार अपने पास लेने की, यानी कि प्रेमचंद कितने पास कितने दूर। तो इन संदर्भों में प्रेमचंद को आप कैसे देखते हैं?
प्रेमचंद, मतलब प्रश्न कई हो गए तो हम अपने ढंग से जवाब देंगे। प्रेमचंद कई बार हमारे लिए या उन लोगों की मजबूरी भी है, और ये बड़ा उनके लिए दुविधापूर्ण प्रश्न है कि वो प्रेमचंद को कैसे स्वीकार करें और कैसे अस्वीकार करें। लेकिन शुरू के प्रश्न से अगर बातचीत शुरू करें तो प्रेमचंद ये मानते थे कि लेखक मूल रूप से प्रगतिशील होता है, और अगर वो प्रगतिशील है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करेगा, शोषकों के प्रति प्रतिकार का भाव करेगा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। यही बाद में प्रगतिवादी आंदोलन का भी, अब चूंकि हिंदी साहित्य में या भारतीय बुद्धिजीवी समाज में ये बड़ी विडंबना रही या विरोधाभास रहा कि उस प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत की अध्यक्षता प्रेमचंद करते हैं 1936 में, लेकिन वो धीरे धीरे प्रगतिशील आंदोलन प्रगतिवाद के पाले में चला गया और उस पर एक खास विचारधारा यानी मार्क्सवाद का, एक तरह से मार्क्सवादियों का कब्जा होता गया, और यही एक बड़ी विडंबना रही। क्योंकि प्रगतिशीलता तो होती है कि जो साहित्य हमारे समाज को आगे बढ़ाए, हमारे चिंतन को, हमारी परंपरा को, वो प्रगतिशीलता है। यानी इसी धरातल पे तो हम कबीर को प्रगतिशील कहते हैं। कबीर प्रगतिवादी नहीं है, न कबीर मार्क्सवादी है, लेकिन कबीर प्रगतिशील है। और ऐसे बहुत से लेखक जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रगतिशील हैं, लेकिन वो भी मार्क्सवादी नहीं है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि जो मार्क्सवादी है वही प्रगतिशील है और प्रगतिवादी है मार्क्सवादी है। कुछ इस तरह की चीज़ें, समीकरण बड़े सरलीकरण ढंग से पैदा कर दी गई। तो प्रेमचंद की जो प्रगतिशीलता थी वो किसी खास वर्ग विचारधारा से परे थी, और उनकी प्रगतिशीलता सच्चे अर्थों में मनुष्य, सामान्य मनुष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शित करती है, न कि किसी विचारधारा के प्रति। तो प्रगतिशील आंदोलन से तो प्रेमचंद उसकी अगुवाई कर रहे थे और बड़ा गहरा रिश्ता था, लेकिन प्रगतिशीलता प्रेमचंद के लिए कोई वैचारिक कट्टरता की चीज नहीं थी, बल्कि मानवीय धरातल पर उनको आगे ले जाने वाली एक सरणी थी या पद्धति थी। दूसरी बात जो दलित लेखक के संदर्भ में हुई, वो भी एक बड़ी त्रासदी रही हिंदी दलित आंदोलन के साथ, कि हर किसी को, जैसे प्रेमचंद के को दलित विरोधी घोषित करना, जैसे कफन की कहानी को लें या किसी और कहानी को लें, तो प्रेमचंद को बड़े सरलीकरण, सहानुभूति का प्रश्न तो ऐसा है कि आत्मकथाओं के लिए तो ठीक है कि कोई दलित लेखक अगर आत्मकथा लिख रहा है तो वहाँ सहानुभूति है, क्योंकि वो प्रामाणिक रूप से वो अपनी बात कह रहा है। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हर साहित्यकार सहानुभूति की उसी पीड़ा से गुजरता है। हर लेखक जब वो कथ्य का चुनाव कर रहा होता है, जब वो पात्रों को ढाल रहा होता है और कथ्य और पात्रों के द्वंद्व में अपनी अनुभूति को जब वो जोड़ रहा होता है एज रचनाकार, तो निश्चित रूप से वो सहानुभूति की प्रक्रिया से ही गुजर रहा होता है। उसे आप परकाया प्रवेश कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन सहानुभूति तो सामान्य, यही साहित्य की समझ नहीं है लोगों के पास। सहानुभूति तो हम सामान्य जीवन में करते हैं, जैसे सड़क चलते अगर कोई भिखारी को देखा तो सहानुभूति पैदा हुई, लेकिन जब हम उस पर रचना करने बैठते हैं, निराला भिक्षुक लिखने बैठते हैं या विधवा, तो वो केवल सहानुभूति नहीं है, वो स्वानुभूति ही है। साहित्य में वस्तुतः स्वानुभूति ही होता है, सहानुभूति सामान्य जीवन में होता है, लेकिन लोगों ने उसको इतना टाइप्ड कर दिया है, या जुमले की तरह कि लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम, तो धूमिल की बात, तो लोगों ने उसको बड़े ही सरलीकरण या फार्मूले के ढंग से देखा है। इसलिए प्रेमचंद के दलित चिंतन को या दलित, अब आप देखिए कि गोदान में सिलिया और माता दीन का प्रसंग है, और जो हरिजन बस्ती के लोग हैं वो माता दीन के मुंह में हड्डी ठूसते हैं। ये काम प्रेमचंद ही करवा रहे हैं, 1936 में करा रहे हैं, समय से अपने पहले का काम प्रेमचंद करा रहे हैं। तो अगर वो दलित विरोधी होते तो ये काम नहीं करवाते। या कफन कहानी ले जिसमें घेसु माधव हैं, तो लोगों ने भी तमाम तरह के आरोप उन पर इसी दलित चिंतन को लेकर या दलित विरोधी रचनाकार के रूप में उनको देखा। लेकिन अगर वो दलित विरोधी होते तो उसमें घेसु और माधव को नायक नहीं बनाते। प्रश्न ये होता है कि कोई रचनाकार अपने नायक किसको बना रहा है। अगर वो दलित विरोधी होते तो गोदान में मेहता को नायक बनाते, होरी को नहीं बनाते। ढेर सारे ऐसे प्रेमचंद की कहानियों में, ढेर सारे कथ्यों में मोटेराम शास्त्री ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण एक मोटेराम है, उन पे व्यंग है।
तो ऐसे ढेर सारे उनके पात्र हैं जिसमें वो दलित जो व्यक्ति है वही नायक है। अब सदगति को देखें, सवा सेर गेहूं को देखें, या ठाकुर का कुआं को देखें, जो विशुद्ध रूप से दलित चिंतन की कहानियां हैं। कफन तो मैं दलित चिंतन की कहानी में वैसे भी नहीं मानता, वो बेसिकली अजनबीपन और अलगावपन की कहानी है, आधुनिक कहानी है। लेकिन जो दलित कहानियां उन्होंने लिखी हैं, गुल्ली डंडा आप कह लीजिए, या और उसमें भी ठाकुर का कुआं, सदगति है, उसमें भी वो उनकी पक्षधरता दलितों के प्रति है। उनके जो खल पात्र हैं वो ऊंची जाति के लोग हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, या ठाकुर हैं, या क्षत्रिय समाज के लोग हैं, या वो किसी भी ऊपर क्लास के लोग हैं, लाला हैं, बनिया है, जो भी ऊपर की जातियां हैं, वो उनके कटाक्ष के केंद्र में है, उनके व्यंग के केंद्र में है। तो ये जो प्रेमचंद को दलित विरोधी या प्रेमचंद को कैटेगरी करके स्वानुभूति का ये तर्क वो लोग देते हैं जो प्रेमचंद को नहीं समझ पाते, या बेसिकली वस्तुतः साहित्य को नहीं समझ रहे होते हैं। प्रेमचंद जो काम 1936 में 20 में कर रहे थे, वो काम अपने समय से आगे था, और कोई भी साहित्यकार हो, वो प्रेमचंद भी उसी के अंतर्गत आएंगे। वो अपने समय की सीमाओं से भी बंधा होता है। प्रेमचंद को हम 2020, 21 या 2022-23 की स्थिति के स्त्री विमर्श, अब जैसे प्रेमचंद के स्त्री वादियों ने भी प्रेमचंद के ऊपर आरोप लगाए, और गोदान का लंबा तर्क चला जिसमें मेहता कहते हैं कि मैं स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ मानता हूँ। तो ये प्रेमचंद की अपनी दृष्टि थी। आज का स्त्री चिंतन इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है कि श्रेष्ठ मानना या देवी मानना मतलब हमारे साथ बहुत जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो प्रेमचंद की अपनी दृष्टि भी हो सकती है और उसकी अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक विकास परंपरा में किसी रचनाकार की सीमाएं हो सकती हैं, किसी साहित्य की हो सकती हैं, या उसी युग की भी हो सकती हैं। तो इस ढंग से प्रेमचंद को देखना हमेशा उचित नहीं हो। इस सवाल को थोड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं आपकी बातचीत को। अस्मिताई विमर्श ने क्या प्रेमचंद को सनसनी में तब्दील किया है? निश्चित रूप से। प्रेमचंद अभी कुछ दिन पहले, 2-3 वर्ष 4 साल पहले, रंगभूमि की प्रतियां जलाई गई थी कुछ इसी तरह के शब्द को लेकर, और निर्मला को पाठ्यक्रम से हटाया गया था। ये कहकर हटाया था कि संघ का दबाव था उसके पीछे, सीधे सीधे। तो बस इसलिए कि वो उसकी जो मनोवृत्ति है लड़के और माँ के संबंधों में, हालांकि वो भी तोताराम के अपने मस्तिष्क की उपज थी, तो कहीं कुत्सित वासनाओं को न जन्म दे दे। तो प्रेमचंद कई लोगों के लिए इतने खतरनाक हैं, या वो सनसनी की तरह ही उनके मस्तिष्क में चलते रहते हैं, और वो फिट करना चाहते हैं किसी खास कैटेगरी में, कटघरे में। प्रेमचंद उस चौखटे में फिट नहीं हो पाते। तो जब फिट नहीं हो पाते, अब वो चाहते हैं कि सीधा सीधा दलित चिंतन हो। प्रेमचंद वहां फिट नहीं हो पाते। वो चाहते हैं कि सीधा सीधा स्त्री विमर्श हम दे दें, जिसमें गाली गलौच हो, बहिष्कार हो, परिवार को तोड़ दिया जाए। तो प्रेमचंद वहां भी फिट नहीं हो, क्योंकि प्रेमचंद मूल रूप से इस भारतीय समाज के लेखक हैं, और जब कोई भारतीय समाज का लेखक होगा तो अपनी जाति परंपराओं से भी जुड़ा है। तो प्रेमचंद तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, अलग्योजा कहानी लिखने के बावजूद, या बड़े घर की बेटी लिखने के बावजूद, ये मानते हैं कि इस समाज की जो स्थिति है उसी परिवार में ही निहित है, और उसी परिवार को थोड़ा बेहतर ढंग से देखा जाए तो शायद सारी समस्याओं का हल, या कुछ समस्याओं का हल हो सकता है। तो जो प्रेमचंद अपनी रचनाओं में यात्रा करते हैं, यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जी, और एक समय के बाद संभवतः निराशा भी। आप देखें खास करके रंगभूमि के परिप्रेक्ष्य में जो उनका पात्र सूरदास है जी, और इस सवाल को करते हुए मुझे पूरे वह राष्ट्रीय जागरण का जो समय है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का समय है, तब जबकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है, उठाया जाता है कि विभाजन के पश्चात हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी पर साहित्य नहीं मिलता, पंजाबी या अन्य साहित्य में आपको वह साहित्य मिलता है, और वह जो आज़ादी की एक लड़ाई है उसका एक नायक है सूरदास रंगभूमि में। तो क्या अगर प्रेमचंद होते तो उनके पास विभाजन के बाद की स्थितियों का कुछ होता साहित्य? दूसरे ये कि कैसे संकेतों में वो
इस यात्रा को तय करते हैं, जो कि मैंने लग रहा है कि वो भारतीय परंपरा का निकष है, आदर्शवाद से यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की ओर। इस पर कुछ दो प्रश्न फिर इसमें है। तो पहली चीज़ तो ये कि हर लेखक जब लिखना शुरू करता है तो उसकी जो शुरुआती प्रश्न होते हैं या उसके लेखन के जो कुछ बिंदु बनते हैं वो उसके अंत तक या उसके उत्तरार्ध तक जाते जाते बहुत कुछ बदल चुके होते हैं। जैसे तुलसी को देखें, प्रसाद को देखें या किसी भी बड़े रचनाकार को देखें तो वो शुरू के जो उसके कुछ इस पूरी यात्रा में उसका अपना बदलाव भी होता है, उसकी अनुभूति का विस्तार भी होता है, उसके कथ्यों में भी विस्तार आ चुका होता है, समाज भी बदल चुका होता है और समाज को देखने की उसकी अपनी दृष्टि भी बदल चुकी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, बदल चुकी होती हैं और बदलने की प्रक्रिया में होती हैं। तो उस बीच में कोई लेखक बनता है या बनने की प्रक्रिया में होता है। एक चीज़, प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्वार्ध था और जब उनका सोजे वतन फरवरी 1908 में आता है तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की को लेकर बहुत ही एक आशावादी दृष्टिकोण काम कर रहा था। वो आंदोलन अभी बहुत उग्र नहीं हुआ था, इसीलिए प्रेमिका कहती है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। और एक सीधा 1920 तक आते आते उसमें क्रियात्मक शक्तियां तेज हो जाती हैं। असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी वो आंदोलन अब धीरे धीरे अपनी तीव्रता में आना शुरू हो जाता है। तो प्रेमचंद तब उसको घटनाओं से जोड़ते हैं। अभी तक वो घटनाएं नहीं थी। सोजे वतन में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन के चित्र नहीं है, कल्पना है, इच्छा है, प्रश्न है, कामना है कि मुझे स्वतंत्र, लेकिन वो उसमें क्रियात्मकता नहीं है। 20 तक आते आते गांधी का जब पदार्पण होता है 1914 में और 20 तक जब अगुवाई करने की स्थिति में आते हैं, असहयोग आंदोलन और बाकी चौरी चौरा होता है और एक उग्रता आती है, जलियांवाला बाग होता है, तब उसमें जब उसकी जो परिवर्तन थी या उस आंदोलन या भगत सिंह का पदार्पण होता है, वो आंदोलन फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अचानक से बहुत ही तीव्रता में आ जाता है या उसमें आक्रोश पैदा होता है। प्रेमचंद का साहित्य भी, जैसे सूरदास आता है 24 में या कर्मभूमि है 31 में जब वो उपन्यास, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के घटना चित्र आते हैं। आपको ढेर सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के उनकी कहानियों में दिख जाएगा, वस्तुओं को जलाने के दृश्य दिख जाएंगे। ये पहले की कहानियों में नहीं था, ये दूसरा फेज था। तीसरा फेज जो 30 के बाद आता है, जब पूरे विश्व स्तर पे राष्ट्रीय मंदी के दौर के बाद और विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रम जब बदलते हैं, उसमें कहीं ब्रिटिश शक्तियां कमज़ोर पड़ती हैं और वहाँ पर भारतीय आंदोलन भी, राष्ट्रीय आंदोलन भी बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा था और उसमें अंग्रेज़ों के वैश्विक स्तर पे कमज़ोर होने के कारण हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कहीं तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है। विश्व की मंदी होती है और अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित होती है। उस बीच में और राष्ट्रीय आंदोलन फिर केवल राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रह जाता, उसमें बहुत से समाज सुधार के कार्यक्रम भी जुड़ते हैं। गांधी अपने नवजागरण के 14 सूत्र बनाते हैं, उसमें केवल राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, उसमें समाज सुधार भी है, छुआछूत के वो भाषा भी है, उसमें भारतेंदु वाली भाषा, गांधी भी भाषा को हिंदुस्तानी को करते हैं, प्रेमचंद भी उसी नवजागरण से जुड़ते हैं। तो वो वही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू का फेज में, मध्य में और बाद में 30 के बाद एकदम से बदलता हुआ दिखता है। अब इसमें फिर अंबेडकर का प्रवेश भी होता है, 28-30 के बाद से अंबेडकर भी आ जाते हैं। तो समाज का बड़ा हिस्सा अपने अपने ढंग से उस राष्ट्रीय आंदोलन को देखना शुरू करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में प्रेमचंद का साहित्य भी बदलता है निश्चित रूप से। अब जो दूसरा प्रश्न था उसी के साथ ही, चूंकि समय कम है तो हम इसको और समेटने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद के प्रश्न वही नहीं रहेंगे जो स्वतंत्रता के पूर्व थे। स्वतंत्रता तक जो देश के साहित्यकारों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था देश की आज़ादी, वो चाहे राष्ट्रीय काव्यधारा हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, प्रसाद हो या निराला हो, नवजागरण। मैं अभी इसी सवाल पे आ रहा था कि राम की शक्ति पूजा की जैसी स्थितियां दिखती हैं आज़ादी के आंदोलन के संदर्भ में, क्या प्रेमचंद के यहाँ भी वैसी स्थितियां कुछ दिखती हैं आपको प्रेमचंद के कथा साहित्य में? और दूसरा सवाल, चूंकि मैं 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ,
तो दूसरा सवाल यह भी था कि क्या जो ठाकुर का कुआं, सदगति या इस तरह के जो उनके दलित चिंताओं के की कहानियां हैं, उसमें अंबेडकर के आने की, अंबेडकर के विचार के प्रभावी होने की भी संपुष्टि क्या प्रेमचंद की कथाओं में मिल रहा है, या वो उनका सहज विकास है? दोनों चीजें समानांतर रूप से चल रही हैं, क्योंकि प्रेमचंद शुरू से ही मानवतावादी चिंतक है। उनके शुरू की भी कहानियां देखें तो वहां भी कोई दलित विरोधी वक्तव्य आपको एक भी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से प्रेमचंद मानवता के पक्ष को लेकर, लेकिन चूंकि अंबेडकर का एक बड़ा व्यक्तित्व था और उस पूरे एरा को, उस युग को अंबेडकर वैचारिक रूप से प्रभावित कर रहे थे और गांधी के समानांतर कर रहे थे। खुद गांधी ने भी अपने को बदला है और छुआछूत, अछूतोद्धार, हरिजन वगैरह पत्रिका का संपादन शुरू कर चुके। एक होता है ऐतिहासिक विकास क्रम में अंबेडकर का आना भी उसी दौर में था और उसी दौर में प्रेमचंद का सहज विकास भी था। वो दोनों चीजें कहीं जोड़ती हैं और वो वही दौर था 1930 के आसपास। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि अंबेडकर का प्रभाव प्रेमचंद के वैचारिकी पर पड़ा होगा, लेकिन उस प्रभाव को प्रेमचंद ने अपनी अनुभूति के स्तर पर विकसित किया। कोरा सैद्धांतिक अगर करते तो ठाकुर का कुआं में, सदगति में बहुत ही जुमलेबाजी या सरल निष्कर्ष की ओर जाते, लेकिन प्रेमचंद ऐसे कोई सरलीकरण की ओर नहीं जाते। बस एक आखिरी सवाल और इसके बाद इस बातचीत का समाहार हम लोग करेंगे। आज के समय में प्रेमचंद के पाठकीय लोकप्रियता का समाजशास्त्र आपके लिहाज से कैसा है? किस रूप में आप प्रेमचंद को देखते हैं आज के समय में? खास करके जो पाठकीय अभिरुचि है, आज मोबाइल है, मनोरंजन के तमाम ऐसे साधन हैं, तो उन साधनों के बीच प्रेमचंद और प्रेमचंद का साहित्य और प्रेमचंद का पाठक, उनका समाज, इन सारे प्रश्नों को, इन सारे मूल्यों को किस रूप में आप देख रहे हैं? प्रेमचंद की बड़ी ताकत है सरलता, किस्सा गोई, जिसको सभी लोगों ने पहले से ही स्वीकार कर लिया है कि प्रेमचंद ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हिंदुस्तानी में लिख रहे थे भाषा की दृष्टि से। एक तो हुई बाहरी चीज कि प्रेमचंद की भाषा सरल है, कथ्य सरल है, लेकिन प्रेमचंद सरल होकर भी छोटे नहीं है, बल्कि प्रेमचंद की सरलता इतनी बड़ी है कि वो सरलता अपने आप ही हमारे आसपास फैल जाती है। आज का जो पाठक समाज है वो भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद से अपने को कनेक्ट कर पा रहा है। कारण ये नहीं है कि प्रेमचंद सरल लिखे, बहुत से लोग सरल लिखते हैं लेकिन वो लोकप्रिय नहीं होते, या एक समय के बाद, जैसे आज का लोकप्रिय लेखन है, पॉपुलर लिटरेचर है, एक समय के बाद 10-20 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कनेक्ट कर लें, इसीलिए वो लंबे समय तक साहित्य नहीं चलता। तो लंबे समय तक साहित्य चलने वाली जो ताकत है वो प्रेमचंद के पास है। तो वो ताकत क्या है? वो लंबे समय तक किसी समाज में साहित्य के चलने की जो बुनियादी ताकत होती है वो होती है उस समाज के साथ अपने को रिलेट करने की क्षमता, उस समाज के साथ अपने साहित्य के बदलाव की प्रक्रिया के बिंदु पकड़ाने की क्षमता, उस समाज के प्रश्नों के तात्कालिक उत्तर न खोज के उसके दीर्घकालिक उत्तर खोजने की संभावना को देने के सूत्र की प्रक्रिया। तो प्रेमचंद ये काम अपने समय में प्रेमचंद ने किया। उन्होंने कोई तात्कालिक निकष या सूत्र हमें नहीं पकड़ाए। अगर चाहते तो बड़े आसानी से पकड़ा देते, या कोई जुमलेबाजी की तरह वो करते। हृदय के बदलाव के तो उनके शुरुआती दौर की कहानियां रही हैं, लेकिन उस बदलाव की उस पूरी प्रक्रिया में भी वो कोई यांत्रिक निष्कर्ष नहीं देते। मान लीजिए पंच परमेश्वर उनके शुरू की कहानी है 16 की, और एक आदर्शवादी कहानी मानी गई है, लेकिन उस पूरी आदर्शवादी कहानी के बीच में भी बड़ा अंतर्द्वंद है, जुम्मन का या काकी का। तो वो पूरी प्रक्रिया जो प्रेमचंद बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रित करते हैं, और उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रित करना मनोविश्लेषण से अलग है, ये तो तय है। तो वो जो मनोविज्ञान है और समाज के बुनियादी सोच को पकड़ना और व्यक्ति के मन को पकड़ना, तो दोनों काम प्रेमचंद एक साथ करते हैं और बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, और सूत्रों को अपनी ओर से नहीं थोपते। जैसे वैचारिक रचनाकार या क्रांतिकारी रचनाकार क्या करता है कि सूत्र को अपनी ओर से बनाकर आपको देगा। प्रेमचंद अपनी ओर से संभावनाएं तो देते हैं, लेकिन कथ्यों को उस तरह से
निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। इसीलिए प्रेमचंद की कुछ चीज़ें हमेशा डिकोड करने के लिए रह जाती हैं, और जो प्रेमचंद के पाठक की दृष्टि से भी आज का पाठक इसीलिए अपने ढंग से उनको डिकोड करता है और इसीलिए फिर अपने को कोरिलेट कर लेता है। तो ये आज का पाठक हो या आगे आने वाले पाठक भी प्रेमचंद को हमेशा इसीलिए वो डिकोड करता है कि प्रेमचंद की जो संभावनाएं हैं वो बड़े ही गहरे, सरल होकर भी बड़े गहरे गूढ़ अर्थों में अपने को छिपाए हुए हैं। इसीलिए शायद प्रेमचंद हमेशा जीवित रहेंगे। ये एक अंतिम बात इस पे इस बातचीत को समाप्त करते हैं कि प्रेमचंद की कथा में एक ऐसे सूत्र हैं जो कि बार बार पाठक उसके समीप जाएगा और वहाँ से वह कुछ अपने लिए जरूर पाएगा। तो आज प्रेमचंद जयंती के दिन हम लोगों ने प्रेमचंद के साहित्य पर बातचीत की। आप अपना बहुत मूल्य समय निकाल करके यहाँ आए, आपके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। मैं रेडियो की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।